मेरठ में पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई है। 2 शातिर चोरों के साथ ये पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मेरठ में पुलिस की गोली लगने से दोनों घायल बताए जा रहे हैं। खरखोदा थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है और पुलिस ने तमंचा कारतूस यहां से बरामद किया है। आरोपियों पर कई मामलों में केस दर्ज बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर यूपी के मेरठ से है। पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ यहां पर हो गई और उसके बाद की तस्वीर भी सामने आई है जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। 2 शातिर चोरों के साथ ये मुठभेड़ हुई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये शातिर बदमाश जो है यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर उनकी हरकत देखी गई है, जिसके बाद पुलिस पहुंची और इनको घेर कर पकड़ लिया गया। दोनों घायल बताए जा रहे हैं पुलिस की गोली से और पुलिस ने तुरंत ये कार्रवाई की, जिसके बाद इनको पकड़ लिया गया। तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। इन पर अलग अलग हिस्सों में कई केस दर्ज बताए जा रहे हैं इन दोनों ही आरोपियों पर। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें। सरदार पटेल की 150वीं जयंती का मौका है आज और पूरे देश में आज एकता दिवस समारोह के तौर पर इसको मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि सरदार पटेल को दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि सरदार पटेल की 150वीं जयंती पूरा देश मना रहा है और पूरे देश में आज एकता दिवस समारोह है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है सरदार पटेल को। सरदार पटेल की 150वीं जयंती है आज और पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर इसको मना रहा है और लगातार श्रद्धांजलि का दौर भी चल रहा है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आज एकता दिवस समारोह के मौके पर पीएम मोदी केवड़िया में मौजूद हैं और वहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्प अर्पित करेंगे पीएम मोदी। पहली बार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने विशाल परेड का भी आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी इस समारोह में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। आज 150वीं जयंती है सरदार पटेल की और एकता दिवस समारोह का मौका है। पीएम मोदी इस समारोह में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्प अर्पित करेंगे सरदार पटेल को। और पहली बार ये जानकारी आपको हम दे दें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वहां पर उसके सामने एक विशाल परेड का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मुख्य समारोह में शामिल होंगे। गुजरात के केवड़िया में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे पीएम मोदी। इसके बाद वो ऐतिहासिक परेड में शामिल होंगे, राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने सरदार पटेल की जयंती की पूर्व संध्या पर एक स्मृति सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया था। उन्होंने ये राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल को समर्पित किया था और पीएम मोदी ने केवड़िया में सरदार पटेल के परिवार से भी मुलाकात की और कहा कि लौह पुरुष का राष्ट्र निर्माण में जो योगदान रहा है वो अविस्मरणीय है। आज एकता दिवस समारोह है और एकता दिवस के मौके पर एक परेड का भी आयोजन किया जा रहा है। आपको बताया कि 5 केंद्रीय सशस्त्र बल इसमें शामिल होंगे। बीएसएफ का जो ऊंट दस्ता है वो भी इस परेड का हिस्सा बनेगा और ऊंट पर सवार बैंड आपको नजर आएगा यहाँ पर। साथ ही भारतीय नस्ल के श्वानों का दस्ता भी दिखाई देगा। गुजरात पुलिस का घुड़सवार दस्ता भी इस परेड का हिस्सा बनेगा। एनएसजी, एनडीआरएफ की झांकियां देखने के लिए मिलेंगी। अनेकता में एकता पर राज्यों की झांकियां भी होंगी। अलग अलग राज्यों की झांकियां यहां पर निकाली जाएंगी। असम पुलिस का बाइक डेयरडेविल शो भी यहां पर होगा और कई राज्यों की पुलिस भी इस परेड का हिस्सा बनेगी, इस परेड में शामिल होगी। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर इसको मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 से इसकी शुरुआत हुई। जब 2014 में मोदी सरकार बनी तब इसकी शुरुआत की गई कि इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। भारत को एकजुट करने में सरदार पटेल की भूमिका को पूरा देश लगातार हर साल याद करता है। तो गुजरात से जो भी तस्वीरें सामने आएंगी आपको हम दिखाएंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई से खबर है। मुंबई की पवई किडनैपिंग मामले में पुलिस आज सीन रिक्रिएट करेगी। कल पुलिस ने बच्चों के रेस्क्यू के लिए आरोपी से बातचीत की कोशिश की थी, लेकिन उसके अड़े रहने के बाद उसको गोली मार दी थी। रोहित आर्या ने बच्चों को किडनैप करने के लिए बाकायदा प्लानिंग की थी और वेब सीरीज की कास्टिंग के लिए बुलाया था। लंच टाइम पर जब बच्चे बाहर नहीं निकले तो पुलिस को सूचना दी गई। 1:15 वाजता पवई पोलीस ठाण्याला एक कॉल आला होता, ज्याच्यामध्ये कॉलरनी माहिती दिली बंधक बनवलेलं होतं, त्याच्याकडे प्राइमा फेसी एक एअरगन दिसते, परंतु अजूनही क्राइम सीनचा सर्च वगैरे चालू आहे। यानंतरच सांगणं योग्य होईल की नक्की त्याच्याकडे आणखी काय हत्यारं होती। आरोपी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था।
जिसके बाद क्यूआरटी मौके पर पहुंची और 35 मिनट के अंदर अभियान चलाकर सभी बच्चों और 2 वयस्कों को सुरक्षित बचा लिया गया। 17 बच्चे, एक सीनियर सिटीजन और एक सिविलियन, इन सबको रेस्क्यू किया गया है। आर्य के पास एक एयर गन, कुछ रसायन और लाइटर मिले। जब उसने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें वो घायल हो गया और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस वक्त यूपी के सोनभद्र से बड़ी खबर है। सोनभद्र में पशु तस्करों से मुठभेड़ हो गई है पुलिस की और एक तस्कर के पैर में गोली लगने से उसको पकड़ लिया गया, वो घायल है। और साथ ही जानकारी ये मिल रही है कि अंधेरे का फायदा उठाकर 3 तस्कर वहां से भागने में कामयाब रहे। बिहार से पशुओं को भेजते थे पश्चिम बंगाल, ये जानकारी इनके बारे में हासिल हुई है। बड़ी खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां पर पशु तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई और अंधेरे का फायदा उठाकर 3 तस्कर फरार हो गए, ये जानकारी है। लेकिन एक के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसको पकड़ लिया गया। बेंगलुरु में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ऑनलाइन ऑर्डर किए गए महंगे मोबाइल फोन की जगह टाइल का एक टुकड़ा भेज दिया गया। राहत की बात यह रही कि कंपनी ने उन्हें पूरा पैसा वापस कर दिया गया। बेंगलुरु के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रेमानंद ने दिवाली सेल के दौरान अमेजॉन ऐप के जरिए 1,85,000 रुपए की कीमत का सैमसंग जेड फोल्ड स्मार्टफोन खरीदा था और उन्होंने इसकी पूरी कीमत भी क्रेडिट कार्ड के जरिए चुका दी थी। जो डिलीवरी की तारीख दी गई थी, उस तारीख पर डिलीवरी भी उन्हें मिल गई। लेकिन जब पैकेट को खोला तो उनके होश उड़ गए। पैकेट के अंदर फोन नहीं बल्कि टाइल का एक टुकड़ा रखा हुआ था। क्योंकि फोन महंगा था, इसीलिए उसे खोलने से पहले बकायदा वीडियो बनाया गया और अनबॉक्सिंग के बाद जो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। प्रेमानंद ने वीडियो रिकॉर्डिंग और खरीद से जुड़े सभी दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए। साथ ही 19 अक्टूबर को उन्होंने अमेजॉन कस्टमर केयर में भी शिकायत की, जिसके बाद कंपनी ने उनकी पूरी राशि वापस कर दी। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धोखाधड़ी डिलीवरी चेन में कहां हुई। यूपी के शाहजहांपुर में खाद वितरण केंद्र पर एक अजीबोगरीब मामला देखने के लिए मिला। जब खाद न मिलने से परेशान एक किसान ने वितरण केंद्र पर ही फांसी का फंदा गले में डालकर जान देने की कोशिश की। गनीमत रही कि फंदा ठीक से कसा नहीं और वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस किसान को रोक लिया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पहले किसान रस्सी को पंखे पर फेंककर उसका फंदा बनाता है और फिर फांसी लगाने की कोशिश करता है। बताया जा रहा है कि काफी देर से यह किसान खाद लेने के लिए लाइन में लगा था, लेकिन उसे खाद नहीं मिल पा रही थी। इसी से नाराज होकर इसने ये कदम उठाया। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कांट ब्लॉक के किसी खाद वितरण केंद्र की यह घटना है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ लोगों ने इस किसान को भड़काया था, जिसके बाद उसने इस तरह का प्रयास किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस बीच एक बड़ी और अच्छी खबर आपको हम दे दें। महिला वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मात देकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिले 339 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 48 ओवर में 5 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया और भारत की जीत की हीरो जेमिमा रही, जिन्होंने 127 रन की नाबाद पारी खेली। और भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 89 रन की शानदार पारी खेली। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम 49 ओवर में 338 रन बनाकर ऑल आउट हुई और ऑस्ट्रेलिया की ओर से फीबी लिचफील्ड 93 गेंद में 119 रन की पारी खेलने में कामयाब रहे। लिचफील्ड की पारी में 3 छक्के और 17 चौके शामिल रहे। वहीं भारत के लिए श्री चन्नी और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट लिए। भारतीय महिला टीम तीसरी बार फाइनल में पहुंची है। इससे पहले 2 बार टीम पहुंच चुकी है, तीसरा मौका है जब फाइनल में भारतीय टीम पहुंची है। तो महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से टीम इंडिया ने मात दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 339 रनों का लक्ष्य दिया था टीम इंडिया को और भारतीय टीम ने 48 ओवर में यह लक्ष्य हासिल किया। भारत की जीत की हीरो जेमिमा रही। जेमिमा ने 127 रन की नाबाद और शानदार पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 89 रन की पारी खेली और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 338 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी और बहुत ही शानदार तरीके से टीम इंडिया ने इस पूरे ही स्कोर को चेस किया। भारत के लिए ये जीत कई मायनों में बेहद खास रही, क्योंकि उसका सामना ऑस्ट्रेलिया की टीम से था,
जो डिफेंडिंग चैंपियन होने के साथ ही 2017 के बाद से कभी भी वनडे वर्ल्ड कप में मैच नहीं हारी थी और 2017 में भी भारत ने ही उसे सेमीफाइनल में पटकनी दी थी और इस बार भी भारत ने ही उसे हराया है। और इतना ही नहीं, पहली बार वर्ल्ड कप नॉकआउट में 300 रनों से ज्यादा का स्कोर चेज किया गया है। भारत लेकर आ रही है, ऑल द बेस्ट। आज तो सिर्फ कमबैक किया है, 2 दिन बाद तेरे को वर्ल्ड कप हमारा ही होने वाला है। इंडिया इंडिया। पिछले लास्ट टाइम के काफी क्लोज कॉल्स और हार्ट ब्रेक्स के बाद ये टीम ने काफी मैच्योरिटी दिखाई है और इस बार ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक प्लेयर खेली या 2 प्लेयर खेले, ये बार पूरा टीम वर्क था और पूरा स्पिरिट और एक स्ट्रैटेजी था। मुंबई एयरपोर्ट पर एक विदेशी यात्री के पास से दुर्लभ प्रजाति का बंदर जब्त किया गया है। थाईलैंड से आए यात्री की खुफिया जानकारी के आधार पर तलाशी ली गई थी और एक बंदर को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि दूसरे की ट्रॉली में मौत हो चुकी थी। आजादी की हवा में सांस लेता ये दुर्लभ बंदर तो बैंकॉक से यहां आते आते जिंदा बच गया, लेकिन दूसरे बंदर की मौत हो गई। कस्टम विभाग ने खुफिया जानकारी के आधार पर जब बैंकॉक से आए विदेशी यात्री के बैग की तलाशी ली तो ट्रॉली बैग से 2 बंदर बरामद किए गए। इसको रखना तो इसी में पड़ेगा ना। ये सिल्वरी गिबन एक छोटी प्रजाति का बंदरनुमा वन्यजीव है जिसकी नीली भूरी फर बहुत खास होती है। अधिकतर बंदरों की तरह यह प्रजाति इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर मिलती है, जो तस्करों की वजह से खतरे में है। कपड़ा ढूंढ रहे हैं। जांच में सामने आया कि पकड़ा गया विदेशी नागरिक पहले मलेशिया से थाईलैंड गया था, जहां तस्करों के गिरोह ने उसे ट्रॉली में 2 बंदर सौंपे जिसे भारत में डिलीवर करना था। तस्करों के गिरोह ने ही यात्री के सफर और टिकट का इंतजाम किया था। कस्टम अधिकारियों ने यात्री को गिरफ्तार कर लिया है और केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए आज सुबह 9:30 बजे अपना संकल्प पत्र जारी करेगा। इस मौके पर एनडीए घटक दल के लगभग सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा, सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मौजूदगी होगी। एनडीए अपना संकल्प पत्र आज जारी करने वाला है। बिहार चुनाव के लिए ये घोषणा पत्र जारी होगा। जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, चिराग पासवान इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी जानकारी है कि उनकी भी मौजूदगी होगी। युवा महिला रोजगार पर फोकस रहेगा। बिहार में आज सियासी तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज 3 जनसभाएं होनी है बिहार के अलग अलग हिस्सों में। सिवान में उनकी रैली होनी है। वैशाली और भोजपुर में भी सीएम योगी गरजते हुए दिखाई देंगे। बिहार में बढ़ेगा सियासी तापमान, ये बड़ी खबर जान लीजिए आप, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जनसभाएं अलग अलग हिस्सों में करते हुए दिखाई देने वाले हैं। सबसे पहले सुबह 11:30 बजे सिवान में वो जनसभा करेंगे। उसके बाद 1:30 बजे वैशाली में उनकी एक रैली होगी और वैशाली के बाद वो जाएंगे भोजपुर, जहां पर 2:30 बजे वो जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। अब राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। एक ही चीज छूट गई थी, धारा 370 से कश्मीर हमारे साथ जुड़ना, पूर्ण रूप से जुड़ना बाकी रह गया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने सरदार साहब का वो काम भी पूरा कर दिया और आज अखंड भारत हमारे सामने है। जब आजादी का दिन था, सभी लोग तिरंगा फहराने में व्यस्त थे। उस वक्त सरदार साहब नेवल वॉरशिप को मॉनिटर कर रहे थे और उस वक्त लद्दाख किसके पास जाएगा ये बहुत बड़ा मसला था और समय पर नेवी को लद्दाख पर भेजकर झंडा फहराकर लक्षद्वीप, समय पर नेवी को लक्षद्वीप भेजकर झंडा फहराकर लक्षद्वीप आज भारत का हिस्सा है। वो बहुत बड़ा योगदान सरदार पटेल का हमारे देश के आजादी के तुरंत बाद हुआ। परंतु सरदार साहब का उचित सम्मान उस वक्त की कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया। उनको भारत रत्न देते देते 41 साल लग गए। 41 साल बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके काम के अनुरूप कोई स्मारक भी नहीं बनाया गया। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने
तब उन्होंने संकल्प लिया कि केवड़िया कॉलोनी में दुनिया पूरी देखती रह जाए इस तरह का सरदार साहब का स्मारक बनाएंगे और वहीं पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट रखा गया। 31 अक्टूबर 2013 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव रखी गई। 182 मीटर ऊंची सरदार साहब की उत्तुंग प्रतिमा आज पूरे देश को एकता का संदेश दे रही है। 57 महीने बनाने में लगे और सरदार साहब किसानों के नेता थे, किसानों के पुरोहित थे। हमेशा उन्होंने किसानों के हित के लिए काम किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जो लोहा चाहिए था उसको किसानों के औजार से एकत्रित किया गया। लगभग 25,000 टन लोहा देश भर के किसानों से एकत्रित कर इसको पिघलाकर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना हुई, जिसमें लगभग 25,000 टन लोहा, 90,000 घन मीटर कंक्रीट और 1700 टन से अधिक कांसा डालकर ये बहुत बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया। और आज वो भारत के सबसे प्रसिद्ध यात्रा स्थानों में से एक बना है। अब तक लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मुलाकात भी किया है और वहां पर जाकर सरदार साहब को श्रद्धांजलि भी दी है। कुछ ही मिनटों के बाद वहां पर एकता परेड होगी। देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा, ये तीनों में सरदार साहब ने जो पथ कंडारा है उसी रास्ते पर देश आगे बढ़ रहा है। इनको श्रद्धांजलि के रूप में देश के सभी राज्यों की पुलिस, सभी सीएपीएफ आज परेड कर एक भव्य परेड कर वहां पर सरदार साहब को श्रद्धांजलि देंगे। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर सरदार पटेल की जयंती पर उनको गृह मंत्री अमित शाह ने नमन किया है और दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुभारंभ किया है इस दौड़ का। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एकता दौड़ का शुभारंभ अमित शाह ने किया। सरदार पटेल की 150वीं जयंती का मौका और इस मौके पर एकता दौड़ का आयोजन गृह मंत्री अमित शाह ने शुभारंभ किया। इस दौड़ का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एकता दौड़ का शुभारंभ किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के हाथों। हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ को आगे बढ़ाया और यहां से शुभारंभ इस दौड़ का हुआ है जिसका नाम एकता दौड़ रखा गया है, क्योंकि एकता दिवस समारोह के तौर पर अलग अलग जगहों पर तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं देश भर में। और ये दिल्ली की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एकता दौड़ का शुभारंभ किया। सरदार पटेल की 150वीं जयंती का मौका, देश के अलग अलग हिस्सों में कई खास कार्यक्रम आज के दिन होंगे और इस मौके पर ये दिल्ली की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अमित शाह ने एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई और ये दौड़ आगे बढ़ चली है। तो सरदार पटेल की 150वीं जयंती का मौका और गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन आप सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कचरे को डस्टबिन में ही डालने को लेकर चलाए गए कई जागरूकता अभियान के बावजूद कुछ लोग नहीं माने तो बेंगलुरु नगर निगम ने नई सेवा शुरू कर दी है। ऐसे लोगों के घर नगर निगम कूड़े की डायरेक्ट डिलीवरी कर रहा है। साथ ही 2,000 से 10,000 तक जुर्माना भी वसूला जा रहा है। बेंगलुरु में सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा फेंकने वालों के दरवाजे कूड़े के ढेर से भरे पड़े हैं। दरअसल कचरे को डस्टबिन में डालने को लेकर कई जागरूकता अभियान, सार्वजनिक जगहों पर अनाउंसमेंट, डस्टबिन में ही कचरा डालने की कई अपीलों के बावजूद कुछ लोगों को ना तो कुछ दिखाई और ना ही कुछ सुनाई दिया। इसके बाद नगर निगम ने कूड़े की डिलीवरी शुरू कर दी। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी और बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड ने यह फैसला उन लोगों को सबक सिखाने के लिए लिया जो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थे। नगर निगम के कर्मचारियों ने निगाह रखनी शुरू की और जो कूड़ा फेंकते हुए मिला उसके दरवाजे पर नगर निगम कूड़ा लेकर पहुंच गया। यही नहीं, गलती करने वालों से 2,000 से 10,000 तक का जुर्माना भी वसूला जा रहा है। ये रकम इस बात से तय हो रही है कि सार्वजनिक जगहों पर कितनी गंदगी फैलाई गई। तो अब बेंगलुरु में नियम साफ है कि अगर सड़क को अपना डस्टबिन समझा तो नगर निगम घर को कूड़ा घर बनाएगा।
अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार का विधानसभा चुनाव कल खून के छींटों से लाल हो गया। मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान जन स्वराज के एक समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा के फायरिंग की घटना मोकामा में जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर हुई और जिस दुलाल चंद यादव की गोली मारकर हत्या की गई वो जन स्वराज प्रत्याशी के चाचा थे। अब इसका आरोप अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हम हैं। देखिए हमारी गाड़ी के साथ क्या किया आनंद सिंह के समर्थकों द्वारा। समझे, ये लोग जो सोचते हैं ना कि गरीब को दबा लेंगे, दबने वाला नहीं है। और देखिए अभी भी जो है उनकी गुंडागर्दी चल रही है। ये घटना घोसवरी इलाके की है, जहां जन स्वराज के प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे थे और तभी फायरिंग होने लगी। दुलाल चंद यादव को जो है जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये टाल जो है ना हम लोग का इलाका है, ठीक है जो है ना, अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। इस वाले ये नहीं कि जो है गुंडागर्दी पे तुम लोग उतर जाओ। फायरिंग करने वालों ने दुलाल चंद यादव के सिर में गोली मारी, जिसके चलते मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दुलाल चंद यादव की हत्या हुई है और दुलाल चंद यादव लगातार अनंत सिंह के खिलाफ बयानबाजी करते थे। वो दावा करते थे कि अब मोकामा में अनंत सिंह का कोई वजूद नहीं बचा के। कुछ दिन पहले ही एबीपी न्यूज ने दुलाल चंद यादव से बातचीत की थी, जिसमें वो जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी को मोकामा का बड़ा सरकार उन्होंने बताया था और कहा था कि लड़ाई छोटे सरकार बनाम बड़े सरकार के बीच है। लोग चर्चा करते हैं कि छोटे सरकार को हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। अब पैदा हुआ है तो मानते हैं कि पीयूष नाम है, वह पैदा ले लिया। पहले विष्णुधारी लाल हराया था भूमिहार के गढ़ में, तब तक ने कहा विष्णुधारिया कौन है, तब विष्णुधारी लाल विधायक कहाँ के बने थे। उस समय वोट कम पड़ता था, उस समय 21,000 वोट में जीत गए थे। आज मानते हैं कि जो आ गया बने कि बाहुबली या फलना छिलना जीतेगा, तो कहते हैं छोटे सरकार। अब छोटे सरकार है कहाँ, तो हिल गया बड़े सरकार। पीयूष से बड़े सरकार है, छोटे सरकार का लड़ाई है। कानून ये कहता है कि जिस जगह कोई आपराधिक घटना हुई हो, सबसे पहले उस जगह की घेराबंदी की जाती है ताकि कोई वहां पहुंचकर सबूतों से छेड़छाड़ ना कर सके। लेकिन मोकामा में जहां मर्डर हुआ वो जगह काफी देर तक लावारिस हालत में रही। मोकामा में हूं और मोकामा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। यहां पर जन स्वराज के उम्मीदवार जब प्रचार करने जा रहे थे तो गाड़ी पे हमला हुआ है। देखिए बहुत तेज बारिश हो रही है और ये देखिए ये गाड़ियों पे आपको देखोगे गाड़ियों के कांच जो है यहाँ पे टूटे हुए हैं और यहाँ पे गोलीबारी हुई है। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि करीब यहाँ पर कई लोग घायल हुए हैं, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दुलाल चंद यादव की जान यहाँ पर चली गई है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए ये गाड़ी पे कैसे हमला हुआ है। आप देख सकते हैं गाड़ी का नंबर दिखाइए, झारखंड की गाड़ी है JH10CF8838 और यहाँ पर हमला हुआ है और मौका वारदात पर सबसे पहले पहुंचने वाले हम हैं। आपको दिखा दे कि और आपको दिखाइए वो गाड़ी कैसे अंदर है, वो दिखाइए गाड़ी दिखाइए, वो गाड़ी आप दिखा पा रहे हैं। चलिए एक बार मैं नीचे आके दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं नीचे जा पाऊंगा कि नहीं मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी जो है अंदर जा चुकी है, अंदर पानी के अंदर गिरी हुई है। सलमान दिख रही है गाड़ी? तो ये तस्वीर आप देखिए, सबसे पहले मौके पर हम हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है, जहां पर गोलीबारी हुई है वहां से हम आपको ये रिपोर्ट दे रहे हैं। देखिए मोकामा चुनाव से ठीक पहले देहला है, यही वो गाड़ी है जिसपे हमला किया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के भिंड में बेमौसम बारिश ने किसानों के फसलों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। धान के किसानों पर इस बारिश की दोहरी मार पड़ी है। एक तो खेत में खड़ी धान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, तो वहीं मंडियों में जो किसान धान बेचने के लिए गए थे वो भी बारिश के पानी में पूरी तरीके से भीग गया। ये भिंड जिले का गोहद इलाका है, इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। अब जरा इन खेतों को देखिए, इन खेतों में धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। किसान इस फसल को काटकर मंडी तक ले जा पाता, उससे पहले ही बेमौसम बारिश ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया है। धान की बालियां भीगकर गिर चुकी हैं और खेतों में 1-1 फीट तक पानी भर गया है। पूरी धान गल गई, पानी में भीग गई। देखो साहब बर्बाद है गए। जब गला घोड़ा को नहीं खाएंगे, मजदूर उड़ाइया काट रहे, समेटन पड़ेगी, गेहूं की फसल कैसे होगी? सर्वे 90% से कम नहीं है।
मुआवजा मांगेंगे कि भाई हमारी गोद के लिए जनता कैसे मेहनत करती है, खाद बीज लगाती है, खर्चा बहुत होता है, इसका आंकलन करके इसका मुआवजा दिलाया जाए। जिन किसानों ने बारिश से पहले धान की फसल को काट लिया और मंडी तक पहुंचा दिया, बेमौसम बरसात ने उसको भी नहीं बख्शा। मंडियों में ट्रैक्टरों पर लदा खड़ा धान पूरी तरह भीग गया है। जो शेड के इंतजाम मंडियों में थे वो नाकाफी साबित हुए। किसान अपने इंतजाम से धान को भीगने से जितना हो सका बचा पाया। अब किसानों का कहना है कि इसे फेंकने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं है। बारिश के वजह से ऐसे तैसे धान लगवाई, मजदूर को ले आए, दो दफे लगाई धान, फिर खाद भी नहीं मिला, तो खाद लेन से लग के बड़ी मुश्किल से खाद ले पाया है। अब क्या करेंगे, हम सफा बर्बाद हो चुके हैं। किसानों को अब केवल सरकार और प्रशासन से उम्मीद है कि वो उनके नुकसान की कुछ भरपाई करे। इस वक्त बिहार से बड़ी खबर है। चुनावी रण में तेजस्वी यादव की आज 9 जनसभाएं होने वाली हैं। मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय और समस्तीपुर में चुनावी प्रचार करेंगे तेजस्वी यादव। महागठबंधन उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगे। ये बड़ी खबर। आज ताबड़तोड़ अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तेजस्वी यादव और वहां चुनावी सभा करेंगे। सुबह 10:35 पर मुंगेर में उनकी जनसभा होने वाली है और इसके बाद वो खगड़िया पहुंचेंगे और 12:50 के आसपास खगड़िया में उनकी रैली होगी। एक रैली को संबोधित करेंगे और 1:30 बजे के आसपास बेगूसराय में जनसभा करते हुए तेजस्वी यादव दिखाई देंगे। शाम को 4:10 पर समस्तीपुर में उनकी रैली होने वाली है। महागठबंधन के जो उम्मीदवार इन जगहों पर ताल ठोक रहे हैं उनके लिए वोट की अपील करते हुए तेजस्वी आज दिखाई देंगे। चुनावी रण में आज उनकी 9 सभाएं होने वाली हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि का मौका है आज। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। शक्ति स्थल जाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं सभी ने इंदिरा गांधी को। ये बड़ी खबर। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि आज है। सोनिया, राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शक्ति स्थल जाकर, ये तस्वीरें उसी वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं जब सभी यहां पहुंचे शक्ति स्थल और इंदिरा गांधी को श्रद्धासुमन सभी ने अर्पित किए, उनको नमन किया। 41वीं पुण्यतिथि आज इंदिरा गांधी की है। चर्चित राज्य रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय की कोर्ट ने 5 आरोपियों पर आरोप तय कर दिया गया। 5 पर हत्या और सबूत मिटाने का आरोप तय किया गया है। पत्नी सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी पर मेघालय की कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। इन 5 पर न सिर्फ हत्या का आरोप तय हुआ है बल्कि सबूत मिटाने के भी आरोप हैं। आरोप तय होने के बाद मृतक राजा रघुवंशी के भाई ने कहा, देखिए हमारी मांग में यही है, तो सोनम को जो 4 आरोपी जो है उन 4 और 5 आरोपी जो है इन सभी को जो है ये तो फांसी मिलना चाहिए, ये उम्र कैद मिलना चाहिए। वहीं कोर्ट में सुनवाई के बाद पुलिस ने बताया कि सबूत नष्ट करने में शामिल कुछ आरोपियों के खिलाफ दूसरी चार्जशीट भी जल्द दाखिल की जाएगी और इस मामले में जल्द फैसला होने की उम्मीद जताई।